जो आज के दिन हम हैं मानव, हमारा जो एंसेस्टर है वो अफ्रीकन है। कहते हैं कोई 11 होमो सैपियंस मतलब ह्यूमन जैसे जो 2 टांगों पे चलने वाले जानवर दुनिया में थे, वो इवॉल्व हो गए धीरे धीरे। तो वो जो एवोल्यूशन हुई है उसमें वो बाकी 10 खत्म हो गए हैं किसी स्टेज पे, जैसे डायनासोर्स भी खत्म हुए हैं। और जो ये होमो सैपियन था जो अफ्रीका से शुरू होता है, ये इवॉल्व करता गया, ये फूड चेन में अपने सर्वाइव करता गया। हाँ, ये फूड चेन में ऊपर चढ़ता गया। कृषि भूमि को बचा के रखना और उस पे झगड़े कम करना। 65 से 70% जमीन जो है वो एक जैसी है, मतलब सॉइल टाइप जिसको कहते हैं ना, एलुविलियम है, उसको कहीं नर्तक कह दिया और कहीं बांगड़ कह दिया। इन 2 हिस्सों को मिला लो, जिसको आप देश वाली बेल्ट, कल्चरली देश वाली बेल्ट बोलते हो, तो आपका 65-70% हरियाणा कवर हो गया। मोटे तौर पे आप सिंधु सरस्वती सभ्यता कह लीजिए, चाहे इंडस सिविलाइजेशन कह लीजिए, वहाँ से और आज तक हमारे जो समाज में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, समानताएं हैं। राखी गढ़ी जो है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। काफ़ी रिसर्च होता है वहाँ पे, चल रहा है, आगे भी होगा। फिर बिरधाना है। एक्चुअली अगर आप उसको मैप करो ना, तो आप देखते हो कि ये जो पुराना सरस्वती का जो वो था बहाव, उसके साथ साथ ये शहर बसे। एक स्त्री का कंकाल मिला, जिसको हम अपने डिस्कशन में सत्यवती कह सकते हैं, क्योंकि वो सत्य शामिल नहीं लाई है जी। उसका दांत मिला, अकल जाट जो कहते हैं, मोलर टूथ जी, वो इंटैक्ट मिला। इसी तरह सोशो कल्चरली जो सिरसा वगैरह का एरिया है, उसका नाम है भटियाना, क्योंकि वो भाटियों का एरिया था। अंग्रेज आया तो उसको ये था कि भाई पशुपालन से टैक्स कम मिलता है, अगर वहाँ पे खेती होए तो टैक्स ज़्यादा मिलेगा। तो जो हमारा सेंट्रल एरिया है, जो देश वाली बेल्ट का आप लगभग सेंटर मान लो, वो एक एंथोरिक बाउल है, जो है आप सोनीपत, गोहाना और ये वाला एरिया। इसमें चारों तरफ से पानी आ सकता है, बाहर नहीं जा सकता। इसमें अब जो नहरें वहरें भी बनाई हैं, वो इस ढंग से बनाई हैं कि वो पुराने वाटर चैनल को इस्तेमाल करते हुए पानी को ले गए। अब खादर है वो ज़मीन जिसके अंदर हर साल पानी भरता है मानसून बारिश। अगर आपको यमुनानगर में भी मिलेगा, करनाल में भी मिलेगा, पानीपत में भी मिलेगा, दिल्ली में भी मिलेगा और दिल्ली क्रॉस करके पलवल में भी मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा पर, हरियाणा के इतिहास पे, समाज पे, क्षेत्रीय विविधता पे, खान पान पे, बोली पे। तो आज हमारे खास मेहमान हैं कर्नल योगेंद्र। इतिहासकार हैं, ग्रामीण चीज़ों पे रिसर्च करते हैं और हम हरियाणा को ही फोकस करके बातचीत करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेके आज तक हमारे समाज में विविधता आई, कितना समानता है, खान पान क्या है, रहन सहन क्या है। कर्नल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, जैसे कर्नल साहब हम देखते हैं, जैसे हरियाणा ना छोटा सा प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे 2-3 किलोमीटर चलते हैं, भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, रहन सहन में बदलाव देखते हैं, तो काफ़ी कुछ बदल जाता है। तो वैसे तो कहते हैं हरियाणा एक है, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि एक हरियाणा में कई हरियाणा मिलके एक प्रदेश बना हुआ है। तो आप इससे कितने वाकिफ़ हैं? हरियाणा एक ही प्रदेश है। थोड़ा सा हम लोग कई बार ना मिक्सअप कर देते हैं बातों को जी। जैसे देश वाली को हम बांगर के साथ मिक्सअप कर देंगे, नली को हम सोतार के साथ मिक्सअप कर देंगे, या भाटियाना के साथ मिक्सअप कर देंगे। तो कोई भी समाज अपने आप को विभिन्न परिप्रेक्ष्य में विभिन्न ढंगों से परिभाषित करता है। अगर हम बात करेंगे जमीन की, जमीन से मेरा मतलब कृषि योग्य भूमि की, तो हरियाणा के जो विभाजन हैं वो उसके हिसाब से दिखेंगे। और अगर हम बात करेंगे सोशल कल्चरल इश्यूज की, तो वो फिर दूसरे शब्द का इस्तेमाल होगा। अब हो क्या गया है कि क्योंकि हमारे अपने समाज पे, हमारे अपने इतिहास पे रिसर्च नहीं हुई है, तो इसलिए हर कोई अपनी हाँकता जा रहा है। जी जी। और अब जैसे आप ये विभाजन लीजिए, देश वाली
भटियाना, पुआध, मेवात, ब्रज, ये कल्चरल, सोशियो कल्चरल टर्म्स हैं। ये जो टर्म्स हैं ये उस समाज का जो कल्चरल पहलू है उससे रिलेट करती हैं। पुआध वो इलाका है जो थोड़ा सा पंजाब से मिलता है, ऊपर अंबाला वगैरह का जो एरिया है। अंबाला, कैथल, यमुनानगर नहीं, कैथल पुआध में नहीं आता, कैथल से ऊपर का ही आता है जी। अब जो कैथल है वो सोशो कल्चरली वेरी मच पार्ट ऑफ देश वाली, कैथल देश वाली बेल्ट में आता है, वेरी मच सोशो कल्चरली जी। लेकिन जब आप बात करोगे उसका इस एरिया के भूमि के जो उसकी विशेषताएं हैं उनके आधार पे तो नर्दक हो जाता है, और जो उससे नीचे सदर्न एरिया है वो बांगर हो जाता है। तो बांगर जो टर्म है वो इस्तेमाल होती है वहाँ की जमीन कैसी है, उसकी विशेषता उस जमीन की क्या है। तो बांगर, नर्दक, नली, बेट, खादर, ये जो शब्द आएंगे इनको आप इंग्लिश में शब्द होता है जियोमॉर्फोलॉजी, उसके हिसाब से हैं ये जियोमॉर्फिक वर्ड्स हैं। खादर है वो जमीन जिसके अंदर हर साल पानी भरता है मानसून, बारिश के टाइम में जिसको जल भराव हो जाएगा। हाँ, जल भराव हो, जिसको फ्लड प्लेन कहते हैं। लेकिन ये नाम है सिर्फ जो यमुना के साथ वाला एरिया है, उस फ्लड प्लेन को खादर कहते हैं। अब खादर जैसे ही हथनीकुंड बराज से आप नीचे आओगे, यमुना थोड़ी सी प्लेन एरिया में आती है तो खादर शुरू हो जाता है। उसकी जो चौड़ाई है वो डिपेंड करती है, कुछ जगह पे ज़्यादा है, कुछ जगह पे कम है, और ये फिर चलता जाता है। खादर आपको यमुनानगर में भी मिलेगा, करनाल में भी मिलेगा, पानीपत में भी मिलेगा, दिल्ली में भी मिलेगा, और दिल्ली क्रॉस करके पलवल में भी मिलेगा। फिर है बेट। बेट है जो ये घग्गर के अलावा जो नदियां हैं, विशेषकर जैसे मारकंडा उनमें सबसे बड़ी नदी है, मारकंडा में बाकी ये आके मिल जाती हैं। तो उनका जो फ्लड प्लेन है वहाँ पे लोग उसको बेट कहते हैं, उनके जो फ्लड प्लेन है उनको बेट कहते हैं। घग्गर वाली को नली कहते हैं, ऊपर नली कहते हैं। नीचे जब चला जाता है तो उसको रोही बोलते हैं, सोतर बोलते हैं। तो रोही और सोतर भी फ्लड प्लेन हैं, लेकिन वो और ज्यादा चौड़े। नली जो है वो हो सकता है साइज में थोड़ा सा कम हो, हाँ, रोही से या सोतर से कम हो। अब नली जो है वो जाती है सिरसा तक। आपको वहाँ पे भी पुराना जो खैर के गांव है वो एक नली के किनारे पे है, पुरानी नली के किनारे पे। तो ये जो नाम है ये रिलेट करते हैं उस जमीन के प्रकार से, मतलब वो नदियों से प्रभावित होती है या नदियों से। बांगर, नर्दक नदियों से प्रभावित नहीं होती, ये थोड़े ऊंचे हैं, लेकिन एक एरिया में कंकर ज़्यादा है, दूसरे एरिया में कम है। फिर आप आ जाते हो ये एंडोरिक बाउल, जिसको एंडोरिक होता है जिस इलाके में पानी आ ही सकता है, उससे बाहर नहीं जाता। रेतिला जो नहीं, जिस इलाके में पानी आ ही सके, अच्छा, पानी बाहर ना जाए, आता है लेकिन बाहर नहीं जाता। तो ये जो हमारा सेंट्रल एरिया है, जो देश वाली बेल्ट का आप लगभग सेंटर मान लो, वो एक एंडोरिक बाउल है, जो है आप सोनीपत, गोहाना और ये वाला एरिया। इसमें चारों तरफ से पानी आ सकता है, बाहर नहीं जा सकता। इसमें अब जो नहरें वहरें भी बनाई हैं वो इस ढंग से बनाई हैं कि वो पुराने वाटर चैनल को इस्तेमाल करते हुए पानी को ले गए। अब मेवात भी एक सोशो कल्चरल नाम है। वैसे वहाँ की जो जमीन है वो वैसी ही है, पथरीली और रेतीली है, तो अरावली की। तो उसकी ज़मीन वैसी है जैसे राजस्थान के अरावली की, रणथंभौर की और यहाँ की उसमें। लेकिन यहाँ के जो लोग बसते हैं उनके कारण इसको मेवात कहते हैं। फिर आपका जो शेखावटी है, अब शेखावती बिल्कुल खेतड़ी पे थोड़ा ही ख़त्म हो जाता है, शेखावती थोड़ा और ऊपर तक आता है, जो राजस्थान के जो सीकर, चूरू, झुंझुनू ये इलाका। हाँ, तो उसमें से जैसे ये सतनाली की तरफ के एरिया को आप शेखावटी के नज़दीक कह सकते हैं, जबकि सिवानी भिवानी को आप जो बागड़, जिसको बागड़ बोलते हैं, हाँ, बागड़ी बोलते हैं, वो बोल सकते हो। इसी तरह सोशो कल्चरली जो सिरसा वगैरह का एरिया है उसका नाम है भटियाना, क्योंकि वो भाटियों का एरिया था, तो वो भाटियों का देश था, तो भटियाना था। लेकिन उसका जैसे मैंने बताया जमीन के प्रकार के हिसाब से वहाँ रोही मिलेगी, नली मिलेगी, आपको सोतर वैली मिलेगी और टिब्बों वाला एरिया भी मिलेगा।
तो ये हैं, इस ढंग से ये बंटवारे हैं इनको। लेकिन जैसे सिरसा फतेहाबाद का जो कर्नल साहब जो एरिया है उसको तो बागड़ी बोलते हैं, बागड़ी जैसे बागड़ी सोशो कल्चरल नाम है, क्योंकि वो लोग ज्यादातर माइग्रेट होके आए बागड़ से जी। जो आज के दिन भटियाना जो था उसमें लगभग जब 18वीं सदी खत्म होती है लगभग तब तक पक्के बसे हुए गांव बहुत कम थे। ज्यादातर वहाँ पे वो जो अपना पशुपालन करते थे भाटी, और वो घूमते रहते थे। भाटी भी थे, मूले जाट भी थे, भाई आपके पछाड़े भी थे। तो ये लोग ज्यादातर घूमते फिरते अपने पशुओं का पालन करते रहते थे। अंग्रेज आया तो उसको ये था कि भाई पशुपालन से टैक्स कम मिलता है, अगर वहाँ पे खेती होए तो टैक्स ज्यादा मिलेगा। तो उसने लोगों को एनकरेज किया, जिसमें उस समय जो फौज में होते थे उनको भी वहाँ पे ज़मीन देते थे रिटायरमेंट पे, अगर वो बसना चाहे वहाँ तो उसको ज़मीन दे देते थे। इसी तरह उन्होंने जो बागड़ से लोग थे उनको ऑफर किया कि भाई तुम आओ यहाँ पे रहो। तो ये उस समय ये ज़्यादातर गांव जो हैं उस समय के बसे हुए हैं। फिर 1857 में थोड़ा सा वो होता है कि इनमें से ज़्यादातर उजड़ गए थे, फिर बसे। तो ये है। तो ये जैसे आपने बताया ये तो हुआ आपका एक जो भौगोलिक एरिया जो बताया, भौगोलिक और सोशो कल्चर। तो जैसे इनमें जो क्रॉप होती थी, आपने बताया कि जहाँ पे खादर है वहाँ पे अलग फसल होती नहीं, मैंने कहा जमीन का प्रकार अलग है, वहाँ जमीन का प्रकार है तो फसलें भी तय होती है। फसल पहले भाई एरिया वाइज वहाँ पे ये फसल ज्यादा उगाई जाती है क्योंकि वो पानी का एरिया है। कहीं पे पथरीली है तो वहाँ पे कुछ और फसल होगी। तो ये कैसे आज भी ऐसा ही है या नहीं? आज तो बहुत चेंज हो गया, क्योंकि जैसे बांगर है, बांगर में अब उस समय तो एक ही नहर थी, अब तो बहुत सारी नहरें आ गई हैं। नर्दक में भी पानी है, बांगर में भी पानी है। तो उस समय तो पानी पे आधारित था। तो खादर में तो इसलिए एक फसल खराब हो जाती थी क्योंकि उस समय फ्लड आ गई मानसून के दौरान, तो ये वाली फसल नहीं होएगी। और तो वहाँ पे जो अपने ये दूसरी सर्दियों वाली फसल है वही होएगी। और दूसरा जो है जहाँ पे ये बांगर वगैरह है तो यहाँ पे ज़्यादातर अपने को ज्वार बाजरे वाला ही होता था, क्योंकि फसल निर्भर करती थी बारिश पे, इरिगेशन नहीं था। ज़मीन का प्रकार जो है ना, हमारे यहाँ पे 65 से 70% ज़मीन जो है वो एक जैसी है, मतलब सॉइल टाइप जिसको कहते हैं ना, एलुविलियम है, उसको कहीं नर्दक कह दिया और कहीं बांगड़ कह दिया। इन दो हिस्सों को मिला लो, जिसको आप देश वाली बेल्ट, कल्चरली देश वाली बेल्ट बोलते हो, तो आपका 65-70% हरियाणा कवर हो गया। 20% हरियाणा जो है वो कवर हो जाता है भटियाना से, जो एक तरह से आप घग्गर का फ्लड प्लेन एंड पार्ट बागड़ कह लो। और बाकी जो लगभग 10% तो बच गया, 10-15% वो है ये मेवात वगैरह का एरिया, ब्रज, पलवल वगैरह होटल वाला एरिया, उनका ज़्यादा कल्चरल जो कनेक्ट है वो ब्रज से है। तो ऐसे जो एरिया वाइज है उसमें बोलियाँ भी काफ़ी है ना? ऐसे कितनी बोलियाँ जिसमें टेस्ट बदल जाता है, जैसे लहजा बदल जाता है या उनका एक्सेंट जो बोलते हैं? देखो, मदर जो लैंग्वेज है ना वो तो हमारी पुराने समय से है खड़ी बोली जी, मतलब जो हमारी ये डायलेक्ट जिनको हम बोली कहते हैं, ये खड़ी बोली से ही निकले हैं। तो उसमें जो मेजॉरिटी की जो लैंग्वेज है जिसको आप हरियाणवी कहते हो, उसके बाद लेकिन उसके अंदर अब क्या है ना कि इन ज़्यादातर भाषाओं में 70% शब्द एक है, उनका एक ही मीनिंग है, मीनिंग एक है। हाँ, तो इसका मतलब आप उसको अलग नहीं काउंट करना चाहिए। जब इतनी सिमिलरिटी है, एक्सेंट का फ़र्क आ जाता है, कुछ एक शब्दों का आ जाता है। अब जैसे मेवात वाला बंदा है, उसको वो बोलेगा बिघौटी, अहिरवाल में जो भाषा बोली जाती है उसको बिघौटी बोलता है अपनी। अहिरवाल का जो खुद वहाँ का बासिंदा है वो उसको अहिरवाटी बोलता है। तो ये जो है ये तो बड़े वो अपने छोटे थोड़े 40-50-100 गांव इकट्ठे हो गए, ऐसे थोड़ा बोली उनकी अपनी बोली बना ली वो बोली नहीं बनती है, मोटे तौर पे हमारी एक ही बोली है। जैसे कहते हैं कि भाई हम थोड़ा सा ना पीछे जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, हम कहते हैं कि वो बहुत ही वेल मैनेज्ड तरीके से उनका रहन सहन था, अच्छे पक्के मकान होते थे, वो सब चीज़ें थे। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता से लेके अगर हम आज तक की बात करें तो कितना बदलाव आया है रहन सहन में या उनके सोसाइटी में? देखो, रहन सहन का
वगैरह तो काफ़ी बातें तो टेक्नोलॉजी पे निर्भर करती हैं। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो आपके पास पहले सिर्फ सूती कपड़ा होता था, फिर रेशम भी होना शुरू हुआ, अब बहुत किस्म का कपड़ा हो गया। लेकिन मोटे तौर पे आप सिंधु सरस्वती सभ्यता कह लीजिए, चाहे इंडस सिविलाइजेशन कह लीजिए, वहाँ से और आज तक हमारे जो समाज में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, समानताएं हैं। राखी गढ़ी जो है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। काफ़ी रिसर्च होता है वहाँ पे, चल रहा है, आगे भी होगा। फिर बिरधाना है। एक्चुअली अगर आप उसको मैप करो ना तो आप देखते हो कि ये जो पुराना सरस्वती का जो वो था बहाव, उसके साथ साथ ये शहर बसे हैं। इन शहरों का आधार बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन शहरों का आधार है कृषि। इनके अंदर जो, ये हम बात करें 4,500 साल पहले की, 4,500 साल पहले की, तो इनके अंदर जो आपको इनका लेआउट दिखता है, इनके अंदर जो जिस किस्म के काम धंधे होने की संभावना दिखती है, वो दिखती है कि ये जो थी ये कृषि आधारित सभ्यता थी। एक खास बात जो दिखी राखी गढ़ी से, कुल मिला के 61 मानव कंकाल मिले थे, जिनमें से ज्यादातर तो इस हालत में थे कि उनसे डीएनए आप नहीं निकाल सकते जी। एक स्त्री का कंकाल मिला जिसको हम अपने डिस्कशन में सत्यवती कह सकते हैं, क्योंकि वो सत्य शामिल नहीं लाई है जी। उसका दांत मिला, अकल जाट जो कहते हैं, मोलर टूथ जी, वो इंटैक्ट मिला, और उसको फिर उसका डीएनए उससे मैप हो गया, उसकी स्टडी से उसके डीएनए पता लग गया। अब उसके अंदर बड़ी खास बात दो निकल के आई। एक तो ये कि उसका जो डीएनए है, मैप है, वो ही मैप आज के दिन ये जिसको पहले समय में हिंदुस्तान कहते थे, जो आप गंगा का जो वाटरशेड एरिया है, गंगा नदी का वाटरशेड एरिया, इसमें रहने वालों का, और जो इंडस सिंधु का जो वाटरशेड एरिया कहते हैं, उसमें रहने वालों का डीएनए लगभग जो डोमिनेंट उसके वो हैं, वो वही हैं, सेम है जो सत्यवती के थे। उसके अलावा भी आज वाले में और भी मिलते हैं, जैसे स्टेप का मिलता है, अपने हरियाणा में बहुत मिलता है स्टेप का, जिसका वो कहते हैं कि हो सकता है कि जो कृषक हों, वो कुछ कृषक हो सकता है ईरान से या सेंट्रल एशिया से भी आए हों बाद के समय में। लेकिन ये एक फैक्ट है कि हमारे सब का आधार वही है, सत्यवती वाला डीएनए। तो एक कॉन्टिन्यूटी तो वो हो गई जो डीएनए की कॉन्टिन्यूटी है। तो इसका मतलब ये है कि मोटे तौर पे अगर कोई बाहर से आया है तो वो यहाँ एसिमिलेट हुआ है, वो कॉन्करर बन के नहीं आया, उसने लोगों का कत्ल नहीं किया और अपना खुद को नहीं बसाया, बल्कि वो एसिमिलेट हुआ है। जैसे आजकल भी होता है, लोग माइग्रेट कर जाते हैं जी, वहीं पे रहने लग जाते हैं, फिर वहाँ शादी कर लेंगे वगैरह, तो उनकी संतान में उनका भी वो आ जाएगा। लेकिन हमारा जो प्राइमरी जो हमारा है बिल्डिंग ब्लॉक, हमारा जो डीएनए, वो वही है जो सत्यवती का। तो 4,500-4,000 साल से हम वही लोग हैं। दूसरा है फिर कृषि। वो कृषि समाज प्रधान समाज था, उसका जो खेती करने का ढंग था वो हमसे मिलता जुलता है। एक फील्ड जो मिला था हड़प्पा के पास, जिसके अंदर उस समय का जो जोता हुआ था वो यूं का मिल गया था टुकड़ा जी। तो वो जो जुताई का सिस्टम है वही है जो आज भी हम फॉलो करते हैं। जैसे मान लो आपने गेहूं का खेत बोया तो किसान उसको गेहूं बोएगा, लेकिन उसमें आड़ी कोई और दाल या सरसों या दाल ऐसा कुछ डाल देगा जी। उसका मोटे तौर पे लोगों से पूछो तो भाई क्या कारण है, अरे कुछ खांडना हो जाएगा, दाल हो जाएगी। एक्चुअली पॉलिनेशन उसका सबसे बड़ा कारण है। तो ये जो उस समय से ही चला आ रहा है, वही कृषि पद्धति जो है वो आज भी है, हम देखते हैं। हाँ, तो वो इसका मतलब उस टाइम भी बड़ी डेवलप्ड सोसाइटी थी कि आज तक हमने उसको नहीं बदला है, तो वो उस टाइम भी बड़ी डेवलप्ड सोसाइटी थी। फिर आप तीसरी चीज़ उनके देखिए, उनके जो ये रिहाइशें थी, इनका लेआउट बड़ा बढ़िया लेआउट है, पानी की निकासी की व्यवस्था है, मल डिस्पोजल की व्यवस्था है, सारी है। लेकिन बड़ी विशेष बात उनके शहरों में दिखती है, उन शहरों में, चाहे वो राखी गढ़ी है, चाहे मोहनजोदारो है, कोई महल नहीं, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, घर लगभग सिमिलर साइज के हैं, और कोई ऐसी कॉमन स्पेस नहीं है जिसको आप कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च का नाम दे दें।
तो इसका मतलब वहाँ पे राजशाही नहीं थी, सामंतशाही नहीं थी, सब बराबर ही रहते हाँ, थे। तो कोई- सोशल जो था वो बराबर। अपना अगर आप अपने हरियाणा में चले जाओ 70-80 साल से पहले के, तो सबके मिट्टी के चूल्हे थे, सबका बराबरी थी। वही दीवारों को लीप के हाँ, गोबर और मिट्टी से लीपते थे। सब सोशली भी कोई ऐसा वो एक दूसरे के साथ मिलके काम करते थे, खेत में, गांव में, कोई भी जैसा काम होता था। आपको ये हमारे यहाँ कहानियां नहीं मिलेंगी कि उसकी परछाई भी पड़ गई तो वो अपवित्र हो गया। ऐसी कहानियां हमारे यहाँ पे कभी नहीं मिलेंगी आपको अपने समाज में। कृषि करने वाले हर जाति से मिल जाएंगे आपको। तो एक सिमिलरिटी, एक एग्लिटेरियनिज्म जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो था एग्लिटेरियन सोसाइटी, वो भी थी, ये भी। लेकिन खास बात यह है कि कोई राज व्यवस्था नहीं, कोई ज्यादा रिचुअलिस्टिक रिलीजियोसिटी नहीं है, गुरुद्वारे नहीं है, रिचुअलिस्टिक उस टाइम पे नहीं थे। रिलीजियोसिटी नहीं है, लेकिन व्यवस्थित समाज है, अच्छा काम कर रहा है, फल फूल रहा है उसके। तो इसका मतलब एक एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो था जिसको सब मानते थे, वॉलंटरली या सोशल प्रेशर से सब उसको एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को मानते थे। जो जिसको हम धर्म कहते हैं आज के दिन, वो एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट ही है। राइटियस ड्यूटी ही तो धर्म है जी। जिसको हम कहते हैं सनातन का बेसिस धर्म है। तो धर्म क्या है? धर्म राइटियस ड्यूटी, जो सही आपके कर्तव्य हैं उनको पूरा करना। तो ये जो कंसेप्ट ऑफ राइटियस ड्यूटी, कंसेप्ट ऑफ अ एग्लिटेरियन सोसाइटी, कंसेप्ट ऑफ अ हाईली डेवलप्ड एग्रेरियन प्रैक्टिसेस, ये आपको 4500 साल का एक कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे दिखती है। लेकिन जैसे आपने बताया कि सिंधु घाटी में जो रिसर्च किया, तो वहाँ पे कोई मस्जिद, गुरुद्वारे वो नहीं थे, नहीं, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा है। ये जो है ना रिचुअलिस्टिक रिलीजियोसिटी, ये मेरे ख्याल में ये एक फैक्टर है आपकी इकोनॉमिक वेलबीइंग का भी, कि लोगों के पास जब स्पेयर पैसा हो गया तो दे वांट टू सेलिब्रेट इट विद लार्ज एडिफिसेस। तो कोई अपनी वो, तो द फर्स्ट थिंग इज के भी जिसको भी हम मानते हैं कि वो सुपर नेचुरल पावर हमारे को चला रहे हैं, तो उनके ऑनर में पीपल स्टार्टेड क्रिएटिंग दीज काइंड ऑफ स्पेसेस। तो आई थिंक ये फिर वो थोड़ा सा ये भी है कि टू शो योर अचीवमेंट्स। पब्लिक जो बिल्डिंग्स होती हैं ना, वो एक समाज अपना वो भी दिखाता है, उनके थ्रू अपना पावर भी, अपने सिंबल्स, उनको एज सिंबल्स ऑफ इट्स अचीवमेंट्स भी दिखाता है। तो मंदिर फिर एक तरह से, मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा हो चाहे मस्जिद हो, ये कोई भी धार्मिक स्थल हो, धार्मिक स्थल एक तरह से, विशेष तौर पे ये बीच वाले पीरियड में, जैसे बुद्धिस्ट ने बड़े बड़े स्तूपास बनवाए, इतनी बड़ी बड़ी बामियान में बुद्धा फिर यहाँ पे हमारे यहाँ पे मुगल आगे थे, तो उन्होंने बड़ी बड़ी मॉस्क बनवाई। तो उसी श्रृंखला का हिस्सा है कि हिंदुओं ने अपने मंदिर बनवाए। और एक जैसे आपने डीएनए की बात की कि डीएनए जो सत्यवती का आपने नाम दिया कि वो एक महिला का कंकाल मिला था, उसमें सत्यवती नाम नहीं है, मैं दे रहा हूँ। हाँ, जो आपने, तो उसमें वो डीएनए मिला है और वो सब चीजें। तो ये जो डीएनए है, ये बताते हैं कि अफ्रीका से आया है ये इंडिया में, और सब उसमें ये कितना सच पूरी है? दुनिया का जो आज के दिन हम हैं मानव, हमारा जो एंसेस्टर है वो अफ्रीकन है। कहते हैं कोई 11 होमो सैपियंस, मतलब ह्यूमन जैसे जो 2 टांगों पे चलने वाले जानवर दुनिया में थे, वो इवॉल्व हुए धीरे धीरे। तो वो जो एवोल्यूशन हुई है उसमें वो बाकी 10 खत्म हो गए किसी स्टेज पे, जैसे डायनासोर्स भी खत्म हुए। और जो ये होमोसेपियन था जो अफ्रीका से शुरू होता है, ये इवॉल्व करता गया, ये फूड चेन में अपने सर्वाइव करता गया। हाँ, ये फूड चेन में ऊपर चढ़ता गया, और आज के दिन ये फूड चेन के टॉप पे है। ये सबको खा सकता है और सबसे अपना बचाव कर सकता है। तो ये कहते हैं ना कि ये फला जाति के गोत्र के ऊपर बात आ जाती है, कभी जाति पे बात आ जाती है, कभी धर्म पे बात आ जाती है, कि जब कोई बात आती है, कोई डिस्प्यूट की बात आती है, इलेक्शन की बात आती है, कोई भी जब चीज़ होती है, तो ये कहते हैं कि ये तो इंडिया का डीएनए ही नहीं है, ये फला जाति का डीएनए नहीं है, ये जाति धर्म जाति है, जो ये गोत्र है, ये कब बने, या ये स्टार्टिंग से ही है? नहीं, देखो ऐसा है कि अब जैसे आप शुरू से चलो तो हम तो हंटर थे,
शुरू वाला मानव तो हंटर था जी। शिकार करके खाता था, उसके साथ उसका कुत्ता, और वो शिकार पे निकल जाते थे। फिर उसने घूमने के बजाय उसने सोचा इन पशुओं को पालन नहीं कर लूँ मैं, ताकि मेरे को बाहर जाके शिकार नहीं करना पड़ेगा, तो उसने डोमेस्टिकेट किया। वो डोमेस्टिक फिर वो एक चेन श्रृंखला शुरू होती है प्रोग्रेस की, क्योंकि हमारे पास माइंड है विच कैन थिंक, विच कैन पुट 2 and 2 टुगेदर। तो हम वो धीरे धीरे फिर ये सोसाइटी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती गई। कॉम्प्लिकेट मीन्स के इसके काम बढ़ गए। भाई पहले तो मेरे को अपना एक डंडा चाहिए था जिसको मैं फेंक के मारूं और किसी खरगोश को मार लूं। अब मैं किसानी करने लगा हूं तो मुझे हल चाहिए। हल में मुझे दिखा के भाई अगर मैं लोहे की कुछ इस्तेमाल करूंगा वो ज़्यादा लंबे समय तक चलती है लकड़ी वाली के बजाय या पत्थर वाली के बजाय, तो मैंने वो यूज़ किया। तो इससे अब कोई ना कोई ऐसा आदमी चाहिए जो उस कुछ को बनाता रहे। तो वो स्पेशलाइजेशन हो गया। अब ये सारे काम हो गए। अब अनाज ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होने लग गया तो ट्रेडिंग शुरू हो गई। जानवर ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होने लग गए, उनकी ट्रेडिंग शुरू। सो इन अदर वर्ड्स कॉम्प्लेक्स सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती गई, उसके काम बढ़ते गए, तो काम करने वाले पैदा उसी हिसाब से कुछ लोग उसमें स्पेशलाइजेशन करने लग गए। इन्हीं में से एक स्पेशलाइजेशन था प्रीस्टली ड्यूटीज़ का, कि भी ये प्रीस्टली ड्यूटीज़ करेंगे, ये हमारा वो जो रिचुअलिस्टिक पार्ट है उसको देखेंगे, ये ट्रेडिंग करेंगे, ये कुछ बनाएगा, ये चमड़े का काम करेगा, इस ढंग से ये कृषक है। केंद्र में था कृषक, क्योंकि कृषि थी जिससे आपकी ये सारी वहीं से सभी चीज़ें चलती है ना। हाँ, तो वहाँ से वो चल रही थी। अब ये जो था, अब आता है कैप्चरिंग ऑफ द स्टेट पावर। अब ये जब समाज ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता जाता है तो फिर एक पावर स्ट्रक्चर बनना, एक हायरार्की बननी शुरू हो जाती है। इसको मैं कोई सेफ्टी देगा, सिक्योरिटी देगा, कोई लॉ इन्फोर्स करेगा। तो ये काम जब शुरू होता है तो प्रॉबेबली जैसे पहले ये था कि काम शायद शुरू में तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहे होंगे जो अपने यहाँ तो बात तक रहे। हमने तो कभी राजे महाराजे बनाए ही नहीं, पर और सोसाइटियों में फिर वो हेरिडिटरी होने लग गया कि भाई उसका बेटा राजा बन जाएगा और राजा का बेटा राजा बनता जाएगा, तो प्रीस्ट का बेटा प्रीस्ट बन जाएगा, और भाई किसान का बेटा किसान, लोहार का बेटा लोहार। तो इस ढंग से ये स्ट्रेटिफिकेशन होने लग गया। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा है वो है पावर, कि पावर आप कैसे कैप्चर कर सकते हो। पावर दोनों ढंग से आती है, एक तो मसल पावर से, मतलब आपके पास हथियार हो, ताकतवर हो, और दूसरा इकोनॉमी, कि आपके पास पैसा हो। तो इन दोनों चीज़ों के कारण जिसके पास ये दोनों चीज़ें थी वो हायरार्की में अपने आप को ऊपर दिखाने लग गया। तो और यही चीज़ आज के दिन आप इसका देख सकते हो, बाकी चीज़ों पे भी असर दे सकते हो। जैसे ये रिजर्वेशन वाली लड़ाई, ये इकोनॉमिक पावर की लड़ाई है जिसको आप पॉलिटिकली एग्जीक्यूट कर रहे हो। लड़ाई तो नौकरियों की है, लेकिन आप उसको पॉलिटिकली एग्जीक्यूट कर रहे हो कि अगर हम अपना ये ग्रुप बना लेंगे और एज ए ग्रुप वोट करेंगे तो हम बाहर और किसी को ये ताकतवर हो जाएंगे, हम लोग और किसी को यहाँ हमारी डिमांड पूरी हो जाएंगी कि हम और किसी को नहीं आने देंगे। वो जनरल कंपार्टमेंट है कि मैं अंदर आ गया तो दरवाजा बंद कर लो। बाहर जो खड़ा है वो कहता है हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम इस दरवाजे को तोड़ के अंदर घुस जाएंगे, हमें भी मिल जाए। सो दैट इज हाउ। तो पहले जातियां नहीं थी, जातियां तो अपने काम के आधार पे बनती गई है। गिल्ड थे, आप उनको गिल्ड कह सकते हो, जो फंक्शनल, जिनका आधार फंक्शनल ड्यूटीज था, लेकिन समय के साथ वो हेरिडिटरी बना दी गई। और गोत्र फिर ये हो गया ना कि जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं इनमें बहुत सी चीज़ें हमें समय के साथ समझ में आई ना, कि अब जैसे जो अगर हम परिवार के अंदर ही शादियां करेंगे तो उससे जो है हमारा विकास ठीक नहीं होता है, हमारे अंदर डिसेबिलिटीज, डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं जी। तो वो हुआ कि भाई ब्लड रिलेशन में शादी नहीं होनी चाहिए। फिर उसको और एक्सपेंड किया, लोगों ने कहा कि भाई जिसके कॉमन एंसेस्टर हो उसमें मत करो। तो एक तो पहलू इसका ये सोशल था, दूसरा इसका पहलू है इकोनॉमिक। कोई भी सोसाइटी जब डेवलप होती है तो वो कुछ नियम बनाती है, उन नियमों को धीरे बीच में मॉडिफाई भी करती है, लेकिन वो देखते हैं कि भाई हमारे हिसाब से ये सूट गया। अब जहाँ तक हमारी सोसाइटी थी ये कृषि पे आधारित थी, तो कृषि भूमि को बचा के रखना और उस पे झगड़े कम करना, ये एक प्राइमरी ड्यूटी थी समाज की, कि भी हमें ये ऐसा समाज डेवलप करें कि इस कृषि की भूमि पर कम से कम झगड़े हों। तो उन्होंने कहा कि अगर हम एक्सक्लूसिव गांव रखें और उसके अंदर ही शादियां ना होने दें तो ये झगड़े बहुत हद तक ख़त्म हो जाएंगे। और क्योंकि फिर उन्होंने देखा कि भाई लड़की तो जा रही है तो उसको
कि उसका क्या, आखिरकार वो भी तो यहाँ से गई है। तो उन्होंने कहा भाई गई है, उसको ज़मीन तो वहाँ मिल गई, लेकिन ये एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हम हर साल ये देखें कि वो भी कष्ट में ना जाए। तो उसको वो बनाए गए कि अच्छा भी उसको त्योहार के हिसाब से तीज है, भेंट दे, भेंट दे दो, ये वो रक्षाबंधन और सब चीजें। बिल्कुल, तो ये सब चीजें थी तो फंक्शनल, कि भाई एक एथिकल फंक्शनल कि था, उसकी मदद भी होती रहे, और ये एक अच्छा एक नैतिक सिस्टम था जिसके अंदर सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही थी। बहुत सी देखो, अब बच्चे जब होते हैं ना, जवान होते हैं, ख़ास तौर पे जब टीनेजर होते हैं, तो दूसरे अपोजिट सेक्स से मिलने की बहुत इच्छा होती है। ये एक नेचर का बनाया हुआ वो है। अब उस समय में हमारे जो डिसीजन होते हैं वो नेसेसरीली ठीक नहीं होते, और हमारे डिसीजन बेस्ड होंगे जो हमें अवेलेबल है। अवेलेबल तो वही कजन्स वगैरह एक्सटेंडेड है, तो वो इस गोत्र वाले गांव में नहीं फिट होता। तो इसलिए वो सिस्टम इजाद किया गया कि भाई ये अलाउड ही नहीं है, एंड ये सारी आपकी बहनें हैं, ये सारे आपके भाई हैं। सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ, इसके बेस पे है कि भाई कृषि योग्य भूमि का ज्यादा बंटवारा ना हो, उसके ऊपर झगड़े ना हो, कैसे बचाया जाए, कैसे सोसाइटी को कोहेसिव रखा जाए, कि आपस में झगड़े ना हो। जो प्रॉपर्टी रिलेटेड झगड़े भी कम हो गए इससे, और रिलेशनशिप्स भी क्लियर हो गई सबको कि अच्छा भी ये रिलेशनशिप है तेरी इसके साथ, तू इसके साथ ये काम कर सकता है, ये नहीं कर सकता। तो पहले जैसे डॉक्टर साहब जो महिलाएं होती थी वो दामन पहनती थी, कुर्ता दामन पहनती थी, और जो पुरुष होते थे वो धोती कुर्ता पहनते थे हमारे यहाँ। उसमें भी काफ़ी, जैसे पहनावे में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। इसके पीछे कोई लॉजिक है, वैसे ये अपने आप ढाल लिया है समाज ने? हर एक चीज़ ना, ये हम सोचते हैं कि समाज ऐसे, लेकिन चीज़ें होती हैं ना, उसके पीछे एक सोच होती है। अब जैसे आप यूँ देखो कि इंग्लिश बोलना एक आज के टाइम में लोग यूँ मानते हैं कि भी इससे आपका स्टेटस बढ़ता है। तो इसी तरह पैंट कमीज पहनने से स्टेटस बढ़ता है, भाई कुर्ता पजामा तो नहीं बनता, ये पढ़ा लिखा होगा, पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे कुर्ता है, ये उसी से हम आते हैं इस पे, अपना जो कुर्ता है। अब क्या था कि कृषक, जो भारत का कृषक है, चाहे वो कहीं का हो, चाहे वो अवध का ब्राह्मण और राजपूत हो, चाहे वो हरियाणा में तो सारी जातियां कृषक थी, इनका जो मार्शल रूप है वो उभर के सामने आता है अंग्रेजों के समय से। उससे पहले की जो सेनाएं थी वो थी क्लैन के आधार पे। जैसे भाई जयपुर का राजा है तो वो अपने आसपास के लोगों को ही उसके अपनी सुरक्षा में रख लेता, उसके क्लैन के ही लेता था, बाकियों को तो वो कुछ समय के लिए हायर करता था जरूरत के हिसाब से। जोधपुर वाला अपनों को करेगा, पटियाला वाला अपनों को करेगा, इस ढंग से हमारे यहाँ था। मुगल जो थे उनकी सेना मुसलमानों की होती थी, और वो भी भारतीय मुसलमान नहीं, बाहर वाला मुसलमान, टर्क या अफगान या ऐसे। तो ये जो था, जो भारत में अंग्रेज साम्राज्य कायम हुआ है, वो कायम कराया है यहाँ के कृषक। 1857 तक जो था वो अवध बिहार वहाँ का कृषक था, और उसके बाद जो है वो पंजाब हरियाणा का कृषक। तो इन्होंने अपनी जो मिलिट्री लीगेसी थी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो कुर्ता है, जो अपने यहाँ पे पहनती हैं औरतें भी, आदमी भी पहनते हैं, ये कैवेलरी का उस समय जो कुर्ता होता था उससे आता है। तो ये एक मार्शल ट्रेडिशन का आपकी का ये उनकी पहचान थी, आइडेंटिटी है। तो ये अब कुछ लोग इसको स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ेंगे। 1920 से पहले कोई भारतीय नाम की आइडेंटिटी नहीं थी। 1920 से पहले कोई भारतीय नाम की आइडेंटिटी नहीं थी पॉलिटिकली, जो सब लोगों को वो करती हो। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है, और इसमें भी सैनिक का बड़ा रोल है, वो हम किसी समय बात कर सकते हैं कि कैसे उसने इंडियन आइडेंटिटी को उभार के लाया। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल है। तो उससे पहले जो था, उस समय के जो व्यक्तियों के एक्शन हैं, आप उनको इस तराजू पे नहीं तोल सकते हैं। ये जो स्वतंत्रता संग्राम वाला जो तराजू हम लेके बैठ जाते हैं, ये लागू नहीं होता है उस समय के उन पे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, उससे पहले के समय पे। एक्चुअली भारत का इतिहास जो आमतौर पे दोनों, ना तो ये नेशनलिस्ट पढ़ाना चाहते, ना ही ये दूसरे कोई भी पढ़ाना चाहता, वो है 18वीं सदी का इतिहास, औरंगजेब के मरने और अंग्रेजों के आने के बीच का। उसको कोई पढ़ के देख ले, पता लग जाएगा कि जब यहाँ पे ये जितने भी राजा या नवाब थे, ये क्या कर रहे थे।
इनके अंदर कौन से में भारतीय स्पिरिट थी वो पता लग जाएगा उनको। कलकत्ता पे मराठा डिच बनी हुई है क्योंकि मराठे उसको लूटने जाते थे। हमारे यहाँ पे किस्से आपको मिल जाएंगे मराठों के लूटने के। राजस्थान में आप जाओ, जयपुर के लोगों ने मराठों को, लोगों ने विद्रोह किया था क्योंकि राजा डर गया था, वो नहीं कर रहा था, लोगों ने विद्रोह किया था। ऐसा भी कहते हैं जैसे मराठे तो यहाँ पे ना कर लेने आए थे, सिर्फ वही करने आते थे। तो ये जो लोग आजकल कुछ बड़े तगड़े देशभक्त बन जाते हैं वो बकवास, वो ऐतिहासिक सत्य नहीं है। जी जी। तो दोस्तों, आज हमने हरियाणा के सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक विषय पे बातचीत की, हरियाणा के गांव पे बातचीत की, कल्चर पे, संस्कृति पे बातचीत की। तो कर्नल साहब ने हरियाणा को बहुत ही अच्छे ढंग से आपके सामने बताने का प्रयास किया। और आपको भी कोई ख़ास इसमें जानकारी आपने और लेनी है कर्नल साहब से, तो आप हमें पॉडकास्ट के एंड में जो है हमारा जो वीडियो आपके पास पहुंचेगा उसमें कमेंट करके ज़रूर दे सकते हैं। कर्नल साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।